सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड पार्ट एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पे एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे पॉइंट्स को, ट्रेंड्स को यहाँ पे अलग तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। सिंस इनऑर्गेनिक को हम लोग काफ़ी टफ मानते हैं, काफ़ी रटने वाला सब्जेक्ट मानते हैं, तो बात तो आपकी सही है, काफ़ी सारी चीज़ें रटनी है, काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी है। और ये बात भी है कि NCERT आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, लेकिन NCERT में दिक्कत यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें हर जगह बिखरी हुई हैं। जैसे हाइड्राइड का एग्जांपल ले लो, तो ग्रुप 13 में उसका हाइड्राइड दिया है, 14 पढ़ोगे तो वहाँ देगा, 15 पढ़ोगे तो वहाँ देगा। तो ऐसे ही सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक अपने आप में ही डाउटफुल चैप्टर है, ठीक है। डाउटफुल चैप्टर क्या मतलब, इसमें कुछ चैप्टर्स डाउटफुल हैं। हालांकि काफ़ी सारे चैप्टर्स तो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन जैसे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का आपका क्या सीन है कि हम लोग को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली यही नहीं पता है कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। पूरा चैप्टर पढ़ना है या फिर सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि ऑब्जो एसिड, यूजेस ऑफ मेटल, नॉन मेटल, वो सारी चीज़ें छोड़नी है। तो उन्हें खुद नहीं कन्फर्म है तो हमें क्या ही कन्फर्म होगा। तो हम एक काम करेंगे कि इनऑर्गेनिक में जो पी ब्लॉक वाला चैप्टर है, जो कि मेजर पोर्शन कवर करता है, उसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेबल, चार्ट, समरी के फॉर्म में चीज़ों को डिलीवर करूँगा ताकि आपको चीज़ें याद हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक मैं छोटी सी चीज़ बता दूँ कि आपको क्यों ये सीरीज़ देखनी चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसमें सारे जो भी पॉइंट्स होंगे वो NCERT के ही होंगे, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ NCERT पढ़ो, NCERT ही करके जाओ, वही आएगा, उससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। चार्ट के फॉर्म में चीज़ें बताऊँगा, समरी के फॉर्म में चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। जो बिखरे हुए टॉपिक्स हैं उनको एक जगह समराइज किया जाएगा। एक ही टाइप के रिएक्शन को एक जगह कर दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे हैं जो क्वेश्चन जो मैंने खुद बनाए हैं, जब मैं अभी नहीं बनाए हैं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसी समय में काफ़ी सारे क्वेश्चन बना लेता था, जो कि मुझे लगता था कि ये पूछा जा सकता है, और इसमें यदि ऑप्शंस ऐसे ऐसे दिए जाएँ तो वो कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं मेरे लिए। तो उस टाइप के हैं चीज़ें हैं, और काफ़ी ईजिली मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ज़्यादातर पॉइंट्स यहाँ पे वही कवर होंगी जो कि जल्दी नोटिस नहीं हो पाती हैं, अननोटिसेबल रहती हैं। तो यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ डेंसिटी ट्रेंड इन होल पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो जब आप अलग अलग ग्रुप पढ़ते हो तो अलग अलग ग्रुप में आपको बार बार डेंसिटी पढ़ना पड़ता है, टेबल से देखना पड़ता है। तो हालांकि वैल्यूज़ तो पूछी नहीं जाती हैं, तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेंड ही होता है ज़्यादातर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट में अपने पास ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ग्रुप 18 भी ले लो। तो हम ग्रुप 18 में आपका हो जाएगा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेनन, ठीक है। तो डेंसिटी ट्रेंड क्या होगा कि आपको बार बार हर ग्रुप में याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक बार में याद रखना है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि नीचे जाने पे मास बढ़ रहा है, ठीक है। और डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम हालांकि बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे मास को ज़्यादा कंसिडरेंस मिलती है, इसलिए नीचे जाने पे यदि मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज करती है। तो सारे पी ब्लॉक की डेंसिटी आप एक ही जगह एक ही बार में याद रख सकते हो, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, सारे रेगुलर ट्रेंड है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट में आपका सारा चीज़ कवर हो गया, ठीक है। सेकंड देखें तो ये एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी लोग नोटिस नहीं करते हैं, या फिर उनको नोटिस नहीं कराया जाता है। जब मैं NCERT रीडिंग किया था अपने प्रिपरेटरी फेज में, तो उस समय आइसोटोप पे जब मेरा ध्यान गया तो मैं सारे ग्रुप के आइसोटोप को एक ही जगह करने की कोशिश किया। तो इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स मेरे को मिले कि जैसे कि आइसोटोप ऑफ बोरन कौन कौन से हैं, बोरन के कौन कौन से आइसोटोप है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, B9 है, B10 है, B11 है, B12 है, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि किसी भी एलिमेंट के दो आइसोटोप होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का ही देख लो तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, कार्बन का देख लो तो कार्बन का क्या 12, C12, C14। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तो ऐसे जब मैं सोचा तो मुझे लगा कि बोरन का भी मतलब कि 16 फिर 17 नहीं होगा, 18 होगा, मतलब जैसे ऑक्सीजन में है, या फिर 12 है तो 13 नहीं 14 है। लेकिन बोरन के केस में क्या है कि इसके आइसोटोप कौन कौन से हैं,
तो B10 और B11, ठीक है। B10 तो आपको पता रहेगा, लेकिन आप गलती से ये सोच सकते हो कि B10 भी होगा और B12 भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। B10 और B11 बोरन के आइसोटोप होते हैं। ग्रुप 14 में कार्बन में कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप हैं, तो हम लोग को पता कौन कौन सा रहता है, C12 और C14, ठीक है, हम लोग को ये दोनों पता होता है। लेकिन कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं। 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से स्टेबल कौन कौन से हैं, तो C12 और C13 जो है स्टेबल आइसोटोप होते हैं। तो इवन कार्बन में ही एक पेज पे कहीं और लिखा है कि आइसोटोप कौन कौन से होते हैं कार्बन के, और कहीं और दूसरे पेज पे लिखा है कि इसमें से कौन कौन से स्टेबल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह समराइज कर दिया मैंने, तो आपको ये चीज़ें तीनों याद करने में आसानी होगी कि ग्रुप 13 और 14 में बोरन और कार्बन में बोरन का आइसोटोप B10 और B11 है, जो कि कंफ्यूज कर सकता था B10 और B12 से। कार्बन के 2 आइसोटोप हमको पता होते हैं, C12 और C14, लेकिन C13 में कार्बन का आइसोटोप है। और कार्बन के जो ये 3 आइसोटोप है, इसमें से स्टेबल कौन कौन सा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि C12 और C14 स्टेबल है, लेकिन C12 और C13 स्टेबल है, ठीक है। C14 वाला रेडियो एक्टिव होता है, याद करो। तीसरे पॉइंट पे चलें, तो ये भी काफ़ी मतलब कि डिस्पर्स्ड, मतलब काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है अलग अलग जगह पे, कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ पे कौन सा है। तो ये आपको बायो में भी आप पढ़े होंगे, NCERT बायो में, वहाँ पे मोस्ट एबंडेंट ऑक्सीजन को बताया है अर्थ क्रस्ट पे। तो आपको ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल से बात करें तो मोस्ट एबंडेंट कौन है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड अर्थ पे कौन सा है, तो मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड में हो जाएगा आपका सिलिका। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एलिमेंट लिखेगा तो ऑक्सीजन, कंपाउंड आपका कौन सा है मोस्ट एबंडेंट, सिलिका। मोस्ट एबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट पे कौन सा है, तो एल्युमिनियम, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन, मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड हो जाएगा सिलिका, और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हो जाएगा मेटल हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 13 में ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डेंसिटी क्या क्या हो सकती है। तो देखो बेसिकली आज वाले वीडियो में मैंने ज़्यादातर चीज़ें ग्रुप 13 और 14 से ही शुरू की है, ठीक है। इसके बाद चीज़ें ऐड करते जाऊँगा, और यदि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं इसको कराते चलूँ, मतलब एक तरीके से आपको सोचने का भी टाइम मिले, तो उस टाइप से भी मैं आज 1-2 पेज करा के देखता हूँ, तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा बताना, ठीक है। तो ग्रुप 13 का एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डेंसिटी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका काफ़ी वेरिएशन होता है ग्रुप 13 में। तो जैसे एटॉमिक रेडियाई का आपको ये याद होगा कि एल्युमिनियम और गैलियम, इसमें डिफरेंस आ जाता है एटॉमिक रेडियाई में। तो जैसे कि एटॉमिक रेडियाई नीचे जाने पे बढ़नी चाहिए, बोरान से ज़्यादा एल्युमिनियम, उससे ज़्यादा गैलियम, उससे ज़्यादा इंडियम, उससे ज़्यादा थैलियम, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि एल्युमिनियम की एटॉमिक रेडियाई गैलियम से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन यही यदि आप आयनिक फॉर्म में देखोगे, बोरन 3+, एल्युमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+, ठीक है, टेल्यूरियम 3+, तो आयनिक रेडियाई हमेशा रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करती है, ठीक है। आयनिक रेडियाई हमेशा रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करेगी, और एटॉमिक रेडियाई इर्रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करेगी, ठीक। आयनाइजेशन एंथैल्पी में यदि देखें तो इसमें आपका ट्रेंड आता है बोरन, उससे ज़्यादा थैलियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, नहीं एल्युमिनियम, फिर इंडियम, ठीक है। ये काफ़ी इरेगुलर ट्रेंड है, तो इसको आपको एकदम याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड यहाँ पे कुछ अजीब सा ही आता है। सबसे ज़्यादा बोरन का होता है, फिर थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का। इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखने लायक ये है कि बोरन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एल्युमिनियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा,
तो ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अपने को कंफ्यूज इससे नहीं होना है कि यदि बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अपने को कंफ्यूज ये नहीं होना है कि एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा मेटल थैलियम है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा देन कंपेरिजन टू एल्युमिनियम, तो थैलियम की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसके बाद ग्रुप 13 की डेंसिटी, तो डेंसिटी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिया है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड इन होल पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यदि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ग्रुप 13, 14 क्लास 11th में दिया है, ठीक है, और ग्रुप 15, 16, 17, 18 क्लास 12th में दिया है, ठीक है। तो 13 और 14 में क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 13 और 14 में क्या होगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, ठीक है। और 15, 16, 17, 18 में क्या होगा कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें हल्का फुल्का वेरिएशन है। तो जो 14 ग्रुप है इसमें रेगुलर ट्रेंड है, मतलब रेगुलरली नीचे जाने पे डिक्रीज करेगा, और ग्रुप 17 और 18 में रेगुलर ट्रेंड है, नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इसके अलावा ग्रुप 13 में ग्रुप 15 और 16 में नीचे जाने पे इंक्रीज ही करेगा, लेकिन अब पोलोनियम का टेल्यूरियम से कम होगा और बिस्मुथ का एंटीमनी से कम होगा, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होगा कि हाइड्राइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नीचे जाने पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो नीचे डाउन द ग्रुप यदि आप जाओगे तो जो आपका सेंट्रल एटम है, जैसे कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यदि आपके पास दो कंटेनर हैं, दो सॉल्यूशन है, और एक में एटॉमिक मास कम है, एक में मॉलिक्यूलर वेट कम है, एक में मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा वेट होगा वो इवेपोरेट नहीं होना चाहेगा, तो उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, जिस मॉलिक्यूलर वेट नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करता है। लेकिन इसमें हल्के फुल्के वेरिएशन है, जैसे कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अमोनिया में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन और आर्सेनिक के हाइड्रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। वाटर में बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ट्रेंड हो जाएगा सबसे ज़्यादा वाटर का, फिर पोलोनियम का, फिर टेल्यूरियम का, फिर सेलेनियम का, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का। ग्रुप 15 में हो जाएगा सबसे ज़्यादा बिस्मुथ के हाइड्राइड का, फिर एंटीमनी के हाइड्राइड का, फिर अमोनिया के हाइड्राइड का, फिर आर्सेनिक के हाइड्राइड का, फिर फॉस्फिन का, ठीक है। ग्रुप 17 में HF में भी अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट HCl और HBr से ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा HI का, फिर HF का, फिर HBr का, फिर HCl का, ठीक है। तो इतना ही है पी ब्लॉक में हाइड्राइड का, जिनका आपको बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, जिसमें हल्के फुल्के वेरिएशन है।